मेरे हाथ में पाका की पेन थी और मैं होटल के एक्विजिशन वाले कागज़ पर बस आखिरी साइन करने ही वाली थी। तभी मेरे ऑफिस फ़ोन की घंटी ऐसी बजी जैसे किसी ने अचानक बिजली काट दी हो। मैंने रिसीवर उठाया तो सामने से एक औरत की आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत सावधान, जैसे वो कोई बुरी खबर अपने ही मुंह से बोलने से डर रही हो। मैम, मैं मेघा बोल रही हूँ, रंगसाज वेडिंग से। फिर वो एक सेकंड रुकी। मैम, सॉरी, पर आपके घरवालों ने कहा है कि आपको शादी की गेस्ट लिस्ट से हटा दिया जाए। मेरे हाथ में पेन वहीं रुक गई, साइन नहीं हुआ, स्याही कागज़ पर फैल गई जैसे किसी चोट पर खून फैलता है। मैं खिड़की के बाहर देखने लगी, गुरुग्राम की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, नीचे भागती गाड़ियाँ और दूर तक फैली रोशनी। मेरे लिए ये सब हमेशा एक जीत जैसी लगती थी कि मैं यहाँ तक पहुँची, लेकिन उस पल 32वीं मंजिल पर भी मैं छोटी पड़ गई, जैसे मेरे अपने घर ने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया हो। आप मजाक कर रही हैं? मेरे मुंह से बस इतना निकला। मैंने खुद को संभाल कर कहा, ये गलतफहमी है। मैंने अपनी बहन की शादी में 48 लाख रुपये लगाए हैं, पूरा वेडिंग प्लान उसी से सेट हुआ है। मेघा की आवाज़ फिर से आई और अब वो और भी बचकर बोल रही थी, मैम, मुझे जो बताया गया है वो पैसे गिफ्ट माने गए हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। मेरे सामने 14 करोड़ का होटल डील वाला कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था। मैंने महीनों मेहनत की थी, बोर्ड मीटिंग्स, फाइनेंस, पेपर वर्क, अप्रूवल्स, सब कुछ। उस दिन मेरा सबसे बड़ा प्रोफेशनल मोमेंट होना चाहिए था, पर सच ये है, उस पल मुझे 14 करोड़ भी छोटा लग रहा था, क्योंकि जिस परिवार के लिए मैंने बिना मांगे इतना किया, वही मुझे अपनी ही बहन की शादी से बाहर कर रहा था। मेघा, मैंने अपना स्वर ठंडा किया, आप मुझे एक आइटमाइज्ड ब्रेकअप मेल कर दीजिए। किस वेंडर को कितना, किस तारीख को, कौन सा एडवांस, सब कुछ आज अभी। मैम, आपके पेरेंट्स ने बोला कि ये सब आपसे पहले डिस्कस। मैंने बीच में रोक दिया, डिस्कस नहीं, ब्रेकअप, और वो भी आइटमाइज्ड 1 घंटे के अंदर। मेघा ने घबराकर ची मैम कहा, मैं फ़ोन रख देती हूँ। मैंने उसी पल अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं किया, बहन को भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ वो क्या चाहते हैं कि मैं रोऊं, गुस्सा करूं, घर जाऊं और वो मुझे वही पुरानी लाइनें सुनाए, तू बहुत सेंसिटिव है, इतना पैसा है तो क्या, इज्जत तो परिवार से होती है, लोग क्या कहेंगे, और मैं फिर चुप हो जाऊं। लेकिन उस दिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मैंने इंटरकम दबाया। सिया, मैंने अपनी असिस्टेंट को बुलाया, लीगल में अनुपमा मैम को अभी कनेक्ट करो और ऑपरेशंस में कबीर को भी अभी। मेरी बहन का नाम रिया है, उम्र 29, मैं 33 की हूँ। मेरे पेरेंट्स, पापा महेश और मम्मी सुषमा, अपने आप को बहुत समाज में मान सम्मान वाले समझते हैं। हमारे घर में रिया हमेशा घर की रानी रही है और मैं वो बेटी रही हूँ जो काम कर दे, पैसे दे दे, अरेंज कर दे और फिर पीछे हट जाए ताकि किसी का ईगो ना हर्ट हो। 8 महीने पहले रविवार के लंच पर मैंने रसोई में रिया की आवाज़ सुनी थी। वो मम्मी से फुसफुसा रही थी, मम्मी, खर्चा बहुत बढ़ रहा है, शायद गेस्ट लिस्ट काटनी पड़ेगी या वेन्यू थोड़ा छोटा। मैंने दिखाया नहीं कि मैंने सुना। मैं सीधे डाइनिंग टेबल पर आ गई। पापा रिया के होने वाले पति की तारीफ कर रहे थे। वाह बेटा, अब ये होती है जॉब, रीजनल मैनेजर, ये होता है करियर। फिर बात मेरी तरफ मुड़ी। मैंने बस काजुली कहा था कि मैंने नोएडा में एक नया बुटीक होटल लिया है और 2 फार्म हाउस वेन्यूज़ का कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया है। पापा हंस पड़े थे, ये हमारी बड़ी बेटी अभी भी शादी ब्याह के खेल में लगी है, चलो खुश तो है। खेल, वो शब्द मेरे कान में आज भी चुभता है। मैंने उस दिन भी उन्हें रेवेन्यू नहीं बताया। मैंने नहीं बताया कि मेरे वेन्यूज़ पर हर महीने बड़े बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं। मैंने नहीं बताया कि मेरे स्टाफ की सैलरीज किसी की सोच से बड़ी हैं। मैंने खुद को छोटा ही रखा ताकि घर में शांति रहे। अगले दिन मैंने आरटीजीएस कर दिया था, 48 लाख, साफ सीधा। मैंने बस रिया को एक लाइन लिखी थी,
शादी अच्छे से होनी चाहिए, चिंता मत करना। और आज उसी शादी की गेस्ट लिस्ट से मेरा नाम काटा जा रहा था। 1 घंटे बाद मेरे लैपटॉप पर मेल आया, सब्जेक्ट था कॉन्फर्मेशन ऑफ गिफ्ट एलोकेशन। मैंने मेल खोला और मेरा गला सूख गया। लिखा था, महेश जी और सुषमा जी की जेनरस गिफ्ट से शादी के मुख्य वेंडर्स का भुगतान कंफर्म किया जाता है। उनकी गिफ्ट, मेरे पैसे। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं, मेरा सिर घूमने लगा। लेकिन मैं गिर नहीं सकती थी। मैं CEO हूँ, मैं वही खेल वाली बेटी हूँ जो असल में बिजनेस चला रही है। मैंने तुरंत अपने इंटरनल वेंडर डैशबोर्ड पर लॉगिन किया। मेरे सिस्टम में हर वेंडर की टैगिंग होती है, कौन पार्टनर है, कौन सब्सिडियरी है, कौन ऑनबोर्डेड वेंडर है। और वहाँ जो दिखा उसने मेरे अंदर की हवा खींच ली। केटरिंग वाला पार्टनर मेरी ही कंपनी के अंदर, डेकोरेटर मेरा कॉन्ट्रैक्ट, फोटोग्राफी टीम मेरी एजेंसी से एफिलिएटेड, वेडिंग कोऑर्डिनेशन उसी रंगसाज के थ्रू जो पिछले महीने हमारे नेटवर्क में मर्ज हुआ था। मतलब वो मेरी बहन की शादी मेरी ही दुनिया में कर रहे थे, मेरे नाम की रोटी खा रहे थे और फिर भी मुझे बाहर कर रहे थे। तभी मेरा फ़ोन बज़ हुआ। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। एक ग्रुप का स्क्रीनशॉट किसी ने गलती से भेज दिया था, या शायद मेरी किस्मत ने। ग्रुप का नाम था रिया वेडिंग प्लानिंग अंगूठी चमकदार। उसमें मम्मी, पापा, रिया और उसका फियोंसे सब थे, मैं नहीं थी। मैंने चाट खोली और मेरी आंखें एक मैसेज पर जाकर जम गईं। मम्मी ने लिखा था, वेन्यू एडवांस मेरे कार्ड से कर देती हूँ, बाद में आरती मतलब अदिति के पैसे से सेटल कर देंगे, पर सोसाइटी में बोलेंगे कि हम सबने मिलकर किया है, उसको बताने की क्या जरूरत। फिर पापा का मैसेज, हाँ उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, उसको अपने छोटे से बिजनेस में ही मज़ा आता है। मेरे अंदर कुछ टूट कर गिरा और उसी टूटे हिस्से से एक नई कठोर चीज़ बनी, सीधी सांप ठंडी। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सिया अंदर आई। मैम, अनुपमा मैम लाइन पर है और कबीर भी कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए हैं। मैंने अपनी सांस को काबू में किया और उठकर मीटिंग रूम में चली गई। अनुपमा, मेरी लीगल हेड, ने बहुत प्लेन शब्दों में पूछा, मैम आप क्या चाहती है, पोज, प्रेशर या प्रोटेक्शन? कबीर ने लैपटॉप खोलकर वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए। मैम, हर कॉन्ट्रैक्ट में कैंसलेशन क्लॉज है, नोटिस पीरियड 21 डेज। अगर हम तदय नोटिसेस भेज दें तो लीगली कोई पेनल्टी नहीं, बस वेडिंग पर असर पड़ेगा। मैंने एक सेकंड के लिए रिया का चेहरा सोचा। वो सच में एक्साइटेड थी, वो मेरी बहन है, मैंने उससे नफरत नहीं की। लेकिन फिर मुझे वो ग्रुप चैट याद आया, वो लाइनें याद आईं, बताने की क्या जरूरत, फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने धीरे से पूछा, अगर आज नोटिस चला गया तो उनके पास ऑप्शन क्या बचेगा? कबीर ने बिना इमोशन के जवाब दिया, मैम वो स्टैंडर्ड लेवल की रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाएंगे, वेडिंग बिखर जाएगी और वो पैनिक में आएंगे। अनुपमा ने कहा, मैम एक बात और, अगर वो उल्टा आपको बदनाम करेंगे तो हम डिफेमेशन के लिए भी रेडी रहेंगे, पर पहले आप डिसाइड करें आप बाउंड्रीज कैसे सेट करना चाहती हैं। मैंने टेबल पर अपनी उंगलियां रखी। मेरे सामने 2 रास्ते थे, एक फिर से चुप रहना, फिर से ठीक है बोल देना। दूसरा, उन्हें वही भाषा समझाना जो उन्होंने मुझे सिखाई थी, पावर की भाषा, नियम की भाषा, लिखित सबूत की भाषा। मैंने सिर उठाकर अनुपमा की तरफ देखा। ड्राफ्ट नोटिसेस तैयार कर दीजिए, मैंने कहा, पर भेजेंगे मेरी फाइनल कॉल के बाद। कबीर ने राहत की सांस ली, जैसे उसने सोचा हो कि मैं तुरंत आग लगा दूंगी। अनुपमा ने धीमे से पूछा, मैम फाइनल कॉल कब तक? मैंने खिड़की से बाहर देखा, नीचे शहर वैसा ही चल रहा था, गाड़ियाँ, लोग, ऑफिस, रोशनी। लेकिन मेरे अंदर स्टॉर्म बन चुका था। आज रात, मैंने कहा, क्योंकि कल सुबह तक उन्हें ये समझ आ जाना चाहिए कि मैं सिर्फ ATM नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मैंने फ़ोन उठाया और अपनी बहन का नाम स्क्रीन पर देखा, रिया।
उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया था। शायद उसे सच पता ही नहीं था, या शायद उसे पता था और वो चुप थी। मैंने कॉल नहीं उठाई। मैंने बस व्हाट्सऐप खोला और उस ग्रुप चैट का स्क्रीनशॉट अपने प्राइवेट फोल्डर में सेव कर लिया। और फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं आज भी चुप रही तो क्या ये सब फिर होगा? और अगर मैं बोल पड़ी तो क्या मेरा घर टूट जाएगा? सच ये है, घर तो तब टूटता है जब सच दबाया जाता है। मैंने लैपटॉप बंद किया और अनुपमा से कहा, एक काम और नोटिस भेजने से पहले मुझे उनके पूरे पेमेंट्स का ब्रेकअप चाहिए, हर रुपये का ट्रेल। अनुपमा ने कहा, मैम वो हम निकाल लेंगे। मैंने कुर्सी से उठते हुए इतना ही कहा। अब लड़ाई शादी की नहीं है, अब लड़ाई इज्जत की है। और उसी पल मेरे फ़ोन पर एक नया मैसेज आया, दीदी तुम कल वेडिंग शॉपिंग पे चलोगी ना? मम्मी बोल रही थी तुम बिजी हो। मैंने मैसेज पढ़ा और मेरी उंगलियां फ्रीज हो गईं, क्योंकि अगर रिया सच में अनअवेयर है तो ये सिर्फ बिट्रायल नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। और अगर वो अवेयर है तो ये मेरा दिल तोड़ने वाली सच्चाई है। मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैंने बस स्क्रीन को देखा और मेरे अंदर का स्टॉर्म अब फैसला लेने के लिए तैयार हो चुका था। अगर आपको लगता है कि परिवार के नाम पर पैसे और इज्जत दोनों का शोषण होता है, तो अभी कमेंट में लिखो सच और वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले पार्ट में मैं बताऊंगी कि मैंने एक भी चिल्लाए बिना, एक भी गाली दिए बिना उनके पूरे समाज वाले खेल को कैसे रोक दिया। और हाँ, कल सुबह मैं वो बटन दबाने वाली हूँ जिससे उनकी शादी बचेगी भी और उनका घमंड टूटेगा भी। सुबह ऑफिस पहुंचते ही मुझे लगा जैसे हवा भी भारी है। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लगातार जल रही थी, एक के बाद एक कॉल, पापा, मम्मी, पापा, फिर और कुछ अननोन नंबर भी, जो अक्सर समाज के लोग या रिश्तेदार होते हैं, जो तभी याद करते हैं जब तमाशा बनने वाला हो। मैंने फ़ोन साइलेंट पर रखा और सीधे अपनी कुर्सी पर बैठ गई। सामने वही एक्विजिशन वाला कॉन्ट्रैक्ट था, 14 करोड़ की डील। कल तक ये मेरी जीत थी, आज ये बस एक कागज़ था, क्योंकि मेरे लिए असली लड़ाई अब घर के अंदर चल रही थी। सिया ने दरवाज़ा खटखटाया। मैम, अनुपमा मैम और कबीर आ गए हैं, और एक और बात। क्या? मैंने बिना नज़र उठाए पूछा। सिया ने धीरे से कहा, रंगसाज वेडिंग्स वाली मेघा ने भी कॉल किया था। वो बार बार बोल रही है कि घरवाले बहुत गुस्से में हैं और अगर आप चाहें तो वो मीडिएशन करवा सकती हैं। मैंने हल्का सा हंस दिया। मीडिएशन? वो भी तब जब उन्होंने मुझे गेस्ट लिस्ट से निकाल दिया। सिया चुप हो गई। उसे भी समझ आ रहा था ये गलती नहीं, प्लान था। मैंने कहा, ठीक है अनुपमा और कबीर को अंदर भेजो। कॉन्फ्रेंस रूम में अनुपमा ने फाइलें खोली और कबीर ने लैपटॉप स्क्रीन मेरे सामने घुमा दी। उस स्क्रीन पर वेंडर्स की पूरी लिस्ट थी, कौन किस प्राइस पर बुक हुआ, किसके नाम पर बुकिंग हुई, किस अकाउंट से एडवांस गया, किस क्लॉज में कैंसिलेशन अलाउड है। कबीर बोला, मैम ये देखिए, बुकिंग नेम्स मोस्टली आपके पेरेंट्स के नाम पर हैं। पेमेंट स्प्लिट ऐसा दिखाया गया है जैसे उन्होंने किया है, लेकिन एक्चुअल इनफ्लो आपके आरटीजीएस से मैच कर रहा है। अनुपमा ने एकदम साफ भाषा में कहा, मैम आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक, आप नोटिसेस भेजें और शादी प्रैक्टिकली गिर जाए। 2, आप वेंडर्स वापस दे दें और खुद को फिर वही एटीएम बनने दें। 3, आप एक कंट्रोल्ड प्लान बनाएं जिसमें शादी भी बच जाए और बाउंड्री भी सेट हो जाए। मैंने पानी का घूंट लिया। मेरे अंदर की गर्मी अब गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से चल रही थी। कंट्रोल्ड प्लान? मैंने कहा, मतलब? अनुपमा ने कहा, मतलब आप उन्हें सीधे बर्बाद नहीं करती, आप उन्हें समझाती हैं कि आपका सम्मान ऑप्शनल नहीं है। आपने पैसा दिया तो आपको इंसान भी समझा जाए, इसके लिए एक लिखित एग्रीमेंट और पब्लिक करेक्शन दोनों चाहिए। कबीर ने जोड़ दिया, और एक ऑपरेशनल तरीका भी है। हम मेन वेंडर्स की कैंसिलेशन इमीडिएटली नहीं भेजते, हम होल्ड कर देते हैं, यानी टेक्निकली कैंसिलेशन रेडी रहे, पर एक्सिक्यूट तभी हो जब आप बोलें। और मीनवाइल हम बैकअप वेंडर्स तैयार कर लेते हैं।
मैंने सिर हिलाया। ये ठीक था क्योंकि मैं रिया को सज़ा नहीं देना चाहती थी, मैं पेरेंट्स की मैनिपुलेशन तोड़ना चाहती थी। और अगर रिया सच में अनवय है तो उसे ये शौक बिना तैयारी के नहीं देना चाहिए। मैंने कहा, पहला स्टेप प्रूफ और मनी ट्रेल पूरा निकालो, दूसरा स्टेप बैकअप प्लान बनाओ, पर डिस्क्रीट, तीसरा स्टेप मैं रिया से अकेले बात करूंगी। अनुपमा ने पूछा, मैम अगर वो डिनाइल में गई तो? मैंने जवाब दिया, तो भी उसे सच पता होना चाहिए क्योंकि परिवार में सबसे बड़ा खेल यही होता है, एक इंसान को दूसरे के खिलाफ कर देना ताकि असली दोषी बच जाए। मीटिंग खत्म हुई तो मैं अपने केबिन में वापस आई। फोन अभी भी बज रहा था। मैंने पहली बार पापा की कॉल उठाई नहीं, मैंने वॉइसमेल सुनी। पापा की आवाज़ में गुस्सा था और गुस्से के पीछे डर भी। अदिति, ये तो क्या कर रही है? ये वेंडर्स के कैंसिलेशन की बातें बाहर जा रही हैं, हमारे दोस्त पूछ रहे हैं, तू अभी तुरंत सब ठीक कर, नहीं तो मैं अपने वकील को भेज दूंगा, ये क्रिमिनल इंटरफेरेंस है। मैंने फ़ोन रख दिया। ये वही लाइन थी जो ऐसे लोग बोलते हैं जिनके पास सच नहीं होता, बस धमकी होती है। फिर मम्मी का वॉइसमेल आया, बेटा ये कैसी हरकत है? बहन की शादी है, तूने सबकी नाक कटवा दी, लोग कह रहे हैं बड़ी बेटी पागल हो गई है, तूने क्या सोचकर ये किया? लोग, मम्मी की दुनिया में हमेशा लोग पहले होते हैं, बेटी बाद में। मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी चे से पीछे टिक गई। मेरे दिमाग में पुराने सीन्स चल रहे थे। स्कूल में प्राइज़ मिला और घर में पूछा गया, अच्छा ठीक है पर खाना बना है। कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली और पापा बोले, अच्छा है पर ये कोई नौकरी थोड़ी है। जब मैंने पहला वेन्यू खरीदा तो मम्मी ने रिश्तेदारों को बताया, हमारी बेटी सजावट का काम करती है। सजावट खेल छोटा बिजनेस, यही लेबल्स। आज पहली बार मेरे पास पूरा सिस्टम था, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लॉजेस, बैंक ट्रेल्स और सबसे बड़ा उनका व्हाट्सएप प्रूफ। पर इसी बीच मेरे फ़ोन पर रिया का मैसेज फिर आया, दीदी सच में तुम आ नहीं रही हो क्या? मम्मी बोल रही थी तुमने खुद मना कर दिया। मैंने मैसेज पढ़ा और मेरे अंदर कुछ धंस गया। वो सच में नहीं जानती, या कम से कम वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसे नहीं पता। मैंने तुरंत उसे कॉल किया। रिया ने दूसरी रिंग पर उठा लिया, दीदी तुम ठीक हो? मम्मी पापा बोल रहे हैं तुम नाराज़ हो। मैंने अपनी आवाज़ को बहुत नॉर्मल रखा। रिया तुम कहाँ हो अभी? बुटीक में, मैं लहंगा ट्रायल कर रही हूँ। अकेली हो? मैंने पूछा। वो थोड़ी रुकी, हाँ मम्मी बाहर हैं। कॉल पे क्यों? मैंने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, तुम अभी वीडियो कॉल कर सकती हो? दीदी अभी? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। कुछ हुआ क्या? मैंने उसे डराना नहीं चाहा, कुछ नहीं, बस क्लैरिटी चाहिए, 5 मिनट। उसने कॉल स्विच किया। स्क्रीन पर वो दिखी, आंखों में एक्साइटमेंट, चेहरे पर वेडिंग वाला ग्लो। पर उसके पीछे जो मिरर था उसमें बुटीक की रोशनी चमक रही थी। वो सच में उस दुनिया में थी जहां सब सुंदर दिखता है और सच छिप जाता है। मैंने उसे सीधे नहीं तोड़ा, मैंने धीरे शुरू किया, रिया मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, तुम्हारी वेडिंग प्लानिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना था है ना? रिया की आंखें थोड़ा इधर-उधर हुईं। हाँ मतलब मम्मी ने बनाया था, बस डिटेल्स के लिए। उस ग्रुप में मैं हूँ? मैंने पूछा। रिया की आवाज़ धीमी हो गई। दीदी वो मम्मी बोल रही थीं तुम बिजी रहती हो और तुम इरिटेट हो जाओगी इसलिए। मेरे सीने में हल्का सा दर्द उठा, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। ठीक है मैंने कहा, अब दूसरा सवाल, तुम्हें पता है गेस्ट लिस्ट से मेरा नाम किसने हटाया? रिया हड़बड़ा गई। क्या हटाया? नहीं दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें किसने बोला? मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। मैंने पहले उसके चेहरे की सच्चाई पढ़ी। उसके माथे पर सच में टेंशन थी, ये एक्टिंग नहीं लग रही थी। मैंने कहा, वेडिंग प्लानर ने कॉल किया था, उसने कहा घरवालों ने रिमूव करने को बोला। रिया के होंठ खुल गए। दीदी मैंने नहीं कहा, मुझे नहीं पता था, मम्मी ने बोला था, तुमने खुद कहा है कि तुम नहीं आ पाओगी। अब पिक्चर साफ थी, पेरेंट्स ने उसे भी झूठ बेचा और मुझे भी काट दिया। मैंने धीरे से कहा, रिया
मैं तुमसे कोई फाइट नहीं चाहती, मैं बस सच चाहती हूँ। और एक बात, वो 48 लाख मैंने तुम्हारे लिए दिए थे क्योंकि मैं चाहती थी तुम्हारी शादी अच्छी हो, लेकिन उसे उनकी गिफ्ट बताकर मुझे बाहर करना ये गलत है। रिया की आंखों में पानी आ गया। दीदी, मुझे नहीं पता था, मैं सोच रही थी तुम नाराज़ हो क्योंकि मैं तुमसे डिस्कस नहीं कर रही, पर मुझे लगा तुमको इंटरेस्ट नहीं। मैंने उसकी बात काटी नहीं, मैंने बस कहा इंटरेस्ट नहीं रिया, रिस्पेक्ट चाहिए बस। वो रोने लगी। दीदी मैं क्या करूं? मम्मी पापा बहुत कंट्रोल करते हैं, वो बोलते हैं घर की इज्जत, और मैं बस चाहती हूँ सब स्मूथ रहे। यही तो ट्रैप था, स्मूथ के नाम पर सबसे बड़ा अन्याय चलाया जाता है। मैंने कहा ठीक है तुम काम रहो, तुम मुझे इतना बताओ, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी शादी में रहूं? रिया ने बिना सोचे कहा हाँ दीदी, मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास रहो, तुम हमेशा से मेरे लिए सब करती आई हो, मैं बस ब्लाइंड थी। मैंने पहली बार उस दिन थोड़ा नरम होकर कहा ठीक है, मैं भी चाहती हूँ तुम्हारी शादी अच्छी हो, लेकिन अब हम नियम बदलेंगे। कैसे? उसने पूछा। मैंने उसे सिंपल वर्ड्स में समझाया, जैसे 10 साल के बच्चे को समझाते हैं। देख, गिफ्ट और हक में फर्क होता है। अगर मैंने पैसा दिया तो मैं इनविजिबल नहीं बन सकती, और अगर मम्मी पापा ने झूठ बोला तो उन्हें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना वो आगे भी यही करेंगे, कल तुम्हारे साथ भी। रिया चुप हो गई। शायद उसे पहली बार डर लगा कि मैनिपुलेशन सिर्फ मेरे साथ नहीं, उसके साथ भी हो सकती है। मैंने कहा आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम बस मुझे एक काम करो, मम्मी के फ़ोन में वो ग्रुप चैट है जिसमें प्लानिंग है, अगर तुम किसी तरह उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज सको तो भेज देना, और अगर नहीं तो भी ठीक है, मेरे पास इनफ प्रूफ है। रिया ने धीरे से कहा दीदी मैं भेज दूंगी, क्योंकि अब मुझे भी सच चाहिए। कॉल करते ही मेरे फ़ोन पर एक और मैसेज आया, इस बार एक रिश्तेदार का। अदिति, सुना है तूने रिया की शादी बिगाड़ दी, पैसों का घमंड आ गया है क्या? मैंने मैसेज पढ़ा और समझ गई, मेरे पेरेंट्स ने नार्टिव फैलाना शुरू कर दिया है ताकि दोष मेरे ऊपर आ जाए और उनका चेहरा बच जाए। मैंने तुरंत सिया को बुलाया, आज मेरे सारे मीटिंग्स अगले हफ्ते शिफ्ट कर दो और मेरे लिए एक फ़ाइल बनाओ, वेडिंग क्राइसिस एविडेंस। सिया ने कहा मैम आप प्रेस हैंडल करेंगी? मैंने कहा प्रेस नहीं, सच हैंडल करूंगी, और सच खुद प्रेस बन जाता है। शाम को अनुपमा ने मुझे प्रूफ पैक दे दिया, बैंक ट्रेल, वेंडर एलोकेशन और कॉन्ट्रैक्ट क्लोजेज। कबीर ने बताया मैम वेंडर्स रेडी हैं, अगर आप बोले तो कैंसलेशंस जा सकती हैं, लेकिन बैकअप भी तैयार है, एक ऑल्टरनेटिव वेन्यू और नए वेंडर्स की लिस्ट भी। मैंने कहा अभी नहीं, पहले फैमिली मीटिंग। रात को मैं घर पहुंची। मैं अपने अपार्टमेंट में अकेली थी, लेकिन मेरे अंदर आवाज़ें थीं, मम्मी की गिल्ट, पापा की धमकी, रिश्तेदारों की बातें और रिया की रोती हुई आवाज़। मैंने अपने लैपटॉप पर एक नया डॉक्यूमेंट खोला और एक लेटर टाइप किया। ये लेटर एंग्री नहीं था, ये क्लियर था। इसमें 3 बातें थीं। पहली, मैंने पैसे दिए, इसलिए मुझे सम्मान चाहिए। दूसरी, मेरे नाम को मिटाकर पैसे को अपना बताना चोरी है, चाहे घर में हो या बाहर। तीसरी, शादी मैं बिगाड़ना नहीं चाहती, पर अगर झूठ जारी रहा तो मैं लीगली और फाइनेंशियली खुद को प्रोटेक्ट करूंगी। मैंने यह लेटर अभी भेजा नहीं क्योंकि मैं चाहती थी पहले वो मेरे सामने बैठे, मेरे सामने सच देखे। तभी मेरे फ़ोन पर रिया का मैसेज आया। उसने 6 स्क्रीनशॉट्स भेजे, वही ग्रुप चैट, वही लाइंस, वही उसको बताने की ज़रूरत नहीं, वही उसका छोटा बिजनेस। मैंने स्क्रीनशॉट्स को सेव किया और उसी पल मुझे पता चल गया, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अनुपमा को टेक्स्ट किया, कल सुबह फैमिली मीटिंग सेट करो, HQ कॉन्फ्रेंस रूम 11 बजे, और एक और चीज़, एक ऑल्टरनेटिव वेडिंग प्लान रेडी रखना ताकि मैं रिया को पनिश न करूं। अनुपमा ने रिप्लाई किया, डन। मैंने मोबाइल रखा और खिड़की से बाहर देखा। शहर की लाइट्स चमक रही थी, लोग अपने अपने घरों में होंगे, पर मेरे घर का सच
अब मेरे हाथ में था। और अब मैं ये तय कर चुकी थी, मैं शादी को नहीं तोड़ूंगी, मैं झूठ को तोड़ूंगी। अगली सुबह है, ऑफिस जाते वक्त मेरे मन में बस एक ही लाइन चल रही थी, अगर आज भी मैं चुप रही तो मैं हमेशा के लिए छोटी बना दी जाऊंगी, और अगर आज मैं बोल पड़ी तो पहली बार मैं खुद की बेटी बन जाऊंगी। मेरे फ़ोन पर पापा का एक आखिरी मैसेज आया, 11 बजे हम आ रहे हैं, याद रखना, तू हमारी बेटी है। मैंने स्क्रीन देखी और धीमे से कहा, हाँ, और अब मैं अपनी बेटी भी हूँ। और वही कहानी एकदम नए मोड़ पर आ गई, क्योंकि 11 बजे उस कॉन्फ्रेंस रूम में मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स से नहीं मिलने वाली थी, मैं उनके बनाए हुए झूठ से मिलने वाली थी, और जो मैं उनके सामने रखने वाली थी वो उन्हें हिला देने वाला था। सुबह 10:55 पर मैं कॉन्फ्रेंस रूम में अकेली बैठी थी, टेबल पर पानी की बोतल, एक बंद लैपटॉप और मेरे सामने एक पतली सी फाइल पतली थी, लेकिन उसके अंदर जो सच था वो पूरे घर की दीवारें हिला सकता था। 11 बजते ही बाहर से आवाज़ें आने लगी, वही तेज़ कदम, वही अधिकार वाला टोन, जैसे ये ऑफिस नहीं उनका ड्राइंग रूम हो। दरवाज़ा खुला और पापा अंदर आए, उनके पीछे मम्मी और उनके साथ एक आदमी, काला ब्रीफकेस, सफ़ेद शर्ट, चेहरे पर मैं कानून हूँ वाली सख्ती। पापा ने कुर्सी खींचते ही कहा, ये हमारे वकील हैं, अब बात कानून की भाषा में होगी। मैंने उनकी तरफ देखा, फिर वकील की तरफ, और बहुत शांति से कहा, ठीक है, कानून की भाषा ही सही, क्योंकि सच का सबूत भी कानून ही मानता है। मम्मी बैठते ही बोली, बेटा, तूने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, शादी में इतनी बदनामी, लोग पूछ रहे हैं, तुझे समझ नहीं आता। मैंने धीरे से कहा, मम्मी, एक सवाल, इज्जत किसकी? मेरी भी तो इज्जत है। पापा ने तुरंत काटा, तू इमोशनल मत बन, तूने वेंडर्स को डराया, कैंसिलेशंस करवाए, ये इंटरफियरेंस है। वकील ने भी ठंडी आवाज़ में कहा, अगर आपने वेंडर्स को कैंसिल करवाया है तो। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका नहीं, बस अपनी फाइल की तरफ इशारा किया, पहले ये देख लीजिए फिर बोलिए। मैंने लैपटॉप खोला और स्क्रीन ऑन की, पहले स्लाइड पर एक सिंपल सा टाइटल था, पेमेंट ट्रेल और रिटर्न प्रूफ। मैंने कुछ बड़ा भाषण नहीं दिया, मैं बस फैक्ट्स बोलती गई, जैसे किसी बच्चे को बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं। ये आरटीजीएस स्लिप, 48 लाख रुपये, तारीख और समय सब है। ये वेंडर्स के इनवॉइसेस, एडवांस, फाइनल पेमेंट शेड्यूल, जीएसटी ब्रेकअप, और ये व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स जिसमें आप लोग बोल रहे हैं कि पैसा मेरे अकाउंट से जाएगा, पर समाज में क्रेडिट आपका रहेगा। पापा के चेहरे का रंग धीरे धीरे उतरने लगा, मम्मी की उंगलियां उनके पर्स की चेन को कसकर पकड़ने लगी। वकील ने पहली बार सच में स्क्रीन पर ध्यान दिया। मैंने अगली स्लाइड लगाई, उस पर सिर्फ एक लाइन थी, गेस्ट लिस्ट रिमूवल कंफर्मेशन, और ये वेडिंग प्लानर की मेल। मैंने कहा, जिसमें लिखा है कि आपने कहा मुझे गेस्ट लिस्ट से हटाया जाए। मम्मी ने झट से कहा, नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा, वो गलत समझी होगी। मैंने बिना आवाज़ ऊंची किए अगली स्लाइड लगा दी, इसमें प्लानर का कॉल ट्रांसक्रिप्ट था, सिर्फ कुछ लाइंस, पर इनफ। आपके पेरेंट्स ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था, ट्रांसक्रिप्ट में लिखा था। मम्मी की आंखें झुक गईं। पापा ने गुस्से में कहा, ये सब तूने हमारे खिलाफ हथियार बना लिया। मैंने बहुत धीमे कहा, हथियार नहीं पापा, ये वही सच है जो आप लोग सालों से छुपाते रहे, मैं बस अब चुप नहीं रह सकती। वकील ने अपने गले में खांसी सी की और कहा, अगर कैंसिलेशन क्लॉजेस कॉन्ट्रैक्ट में है तो टेक्निकली ये लीगल है। पापा का सिर घूम गया, मतलब? वकील ने साफ कहा, अगर नोटिस पीरियड और टर्म्स फॉलो हुए हैं तो क्रिमिनल इंटरफियरेंस साबित करना मुश्किल होगा। पापा की आंखों में पहली बार डर दिखा, वही डर जो तब आता है जब कंट्रोल हाथ से निकल रहा हो। मैंने स्क्रीन बंद नहीं की, मैंने बस सांस ली और असली बात पर आई। मैं शादी नहीं बिगाड़ना चाहती। मैंने कहा, मैं अपनी बहन को दर्द नहीं देना चाहती, पर मुझे एटीएम समझकर निकाल देना।
और मेरे पैसे का क्रेडिट लेकर मेरे नाम को मिटा देना, ये आप लोगों ने किया है। मम्मी ने धीरे से कहा, बेटा, हमें लगा तू बिजी है, तुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उनकी तरफ देखा, मम्मी, यही सबसे बड़ा झूठ है। आप लोगों ने मान लिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप लोगों ने मुझे इंसान की तरह देखा ही नहीं, बस काम आने वाली बेटी की तरह देखा। पापा ने कुर्सी पर हाथ मारा, तो अब तू क्या चाहती है? तेरा बदला पूरा हो गया, अब वेंडर्स वापस कर दे। मैंने बहुत साफ कहा, मैं बदला नहीं चाहती, मैं बाउंड्रीज चाहती हूँ, और बाउंड्रीज लिखित होती हैं, इमोशन से नहीं बनती। पापा ने व्यंग्य किया, लिखित? तू घर को कंपनी समझने लगी है। मैंने एक सेकंड रुकी, फिर कहा, घर को कंपनी नहीं, लेकिन जब घर में भी धोखा प्लानिंग बन जाए तो फिर प्रोटेक्शन सिस्टम से ही होगा। मम्मी की आंखें भर आईं, हमसे गलती हो गई। मैंने कहा, गलती एक बार होती है, ये पातन है। और उसी पल दरवाज़ा खुला। रिया अंदर आई। उसके चेहरे पर शादी वाला ग्लो नहीं था, बस लाल आंखें और एक सीधी रीढ़। वो सीधे मेरे पास आकर खड़ी हो गई। पहली बार वो पेरेंट्स के पीछे नहीं, मेरे साथ खड़ी थी। पापा ने उसे देखकर कहा, रिया, तू क्यों आई? ये बड़ों की बात है। रिया ने शांत लेकिन तेज आवाज में कहा, ये मेरी शादी है और ये मेरी बहन की इज्जत है, तो मैं यहाँ हूँ। मम्मी ने घबराकर कहा, बेटा, तू गलत समझ रही है। रिया ने अपने फ़ोन की स्क्रीन टेबल पर रख दी, उसी ग्रुप चैट के स्क्रीनशॉट्स, वही लाइंस। मम्मी, रिया बोली, ये क्या है? आप लोग बोल रहे हो दीदी को बताने की जरूरत नहीं, और फिर मुझे बोलते हो दीदी ने खुद मना किया, आपने मुझे भी झूठ बोला। कमरे में सन्नाटा फैल गया। पापा के चेहरे पर जो अथॉरिटी थी वो जैसे पिघल गई। रिया ने मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे बोली, दीदी सॉरी, मुझे नहीं पता था, पर अब मुझे पता है, और मैं चाहती हूँ आप मेरी शादी में रहे, मेरे पास आपके बिना नहीं। मेरे अंदर कुछ नरम हुआ, पर मैं फिर भी क्लियर रही। मैंने कहा, ठीक है रिया, मैं रहूंगी, लेकिन अपने सम्मान के साथ। मैंने ड्रॉ से एक एनवलप निकाला, उसमें 3 पेज थे। मैंने उसे पापा की तरफ सरका दिया। ये मेरी टर्म्स है, मैंने कहा। पापा ने पढ़ना शुरू किया। मम्मी भी झुककर देखने लगी। पहली टर्म, मुझे ऑफिशियली वेडिंग में इनवाइट किया जाएगा और प्लानिंग में मुझे इंक्लूड किया जाएगा। दूसरी टर्म, जो भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के सामने ये बोला गया कि पैसा पेरेंट्स ने दिया, उसकी करेक्शन की जाएगी सिंपल वर्ड्स में, बिना ड्रामा। तीसरी टर्म, मेरे पैसे को गिफ्ट कहकर छुपाने की आदत बंद होगी। आगे से जो भी सपोर्ट होगा लिखित होगा, किसका कितना और किस पर्पस के लिए। चौथी टर्म, पेरेंट्स मेरी कंपनी या मेरे काम को छोटा बोलना बंद करेंगे। अगर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो कम से कम इंसल्ट नहीं करेंगे। पांचवी टर्म, शादी का वेन्यू और वेंडर्स वही होंगे, लेकिन एक्सिक्यूशन मेरे टीम के अंदर होगा, ताकि कोई फिर से मैनिपुलेशन न कर सके। पापा ने कागज नीचे रखा और बोले, ये तानाशाही है। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। रिया ने दिया। पापा, रिया बोली, ये तानाशाही नहीं है, ये फेयरनेस है। आपने दीदी के साथ अनफेयर किया, अब आप कंप्लेंट कर रहे हो कि वो फेयर होने को बोल रही है। पापा का मुंह खुला पर शब्द नहीं निकले। वकील ने हल्के से कहा, ये टर्म्स अनरीजनेबल नहीं है, ये फैमिली सेटलमेंट जैसा है। मम्मी ने कांपती आवाज में कहा, हम करेक्शन कैसे करेंगे? लोग क्या कहेंगे? रिया ने कहा, लोग तब भी कह रहे हैं। मम्मी, आपने दीदी को विलन बना दिया, अब सच बोलने से डर क्यों? मम्मी की आंखों से आंसू गिर गए। उन्होंने पहली बार सच में मेरी तरफ देखा, जैसे पहली बार उन्हें दिखा कि मैं उनकी बेटी हूँ, सिर्फ पैसा नहीं। पापा ने धीरे से कहा, हमें लगा हम सब मैनेज कर लेंगे, तू तो हमेशा मैनेज कर देती थी। मैंने कहा, यही तो प्रॉब्लम है, आपने मेरी अच्छाई को मेरा वीकनेस समझ लिया। कमरे में कुछ मिनट तक बस सांसों की आवाज़ थी। फिर पापा ने बहुत धीमे से कहा, ठीक है, हम अग्री करते हैं। मम्मी ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, हम गलत थे।
ये पहली बार था जब उन्होंने साफ शब्दों में एडमिट किया, और ये एडमिट करना उनके लिए पनिशमेंट से बड़ा था। मैंने अपने अंदर की कठोरता को थोड़ी जगह दी। ठीक है, मैंने कहा, अब प्लान सुनिए। मैंने कबीर और अनुपमा को कॉल किया। वो कमरे में आए जैसे ही आए, उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से काम बात शुरू की। अनुपमा बोली, हम कैंसलेशंस अभी स्टॉप कर देते हैं, वेंडर्स होल्ड पर रहेंगे और सर्विसेज रीइंस्टेट होंगी, लेकिन एक्सिक्यूशन और पेमेंट्स ट्रांसपेरेंट होंगे। कबीर बोला, और मैम की तरफ से एक बैकअप प्लान भी रेडी रहेगा, ताकि अगर कोई लास्ट मिनट ड्रामा करे, वेडिंग नहीं रुकेगी। पापा ने पहली बार मेरे काम को सीरियस तरीके से देखा। उन्हें समझ आया कि ये सजावट नहीं मैनेजमेंट है, ये खेल नहीं, सिस्टम है। रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। दीदी, मैं चाहती हूँ आप मेरी मेड ऑफ ऑनर बनो। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो रिक्वेस्ट नहीं, प्रॉमिस थी। मैंने कहा, मैं बनूंगी, लेकिन एक बात तुम भी सीखो, बाउंड्रीज रखना, क्योंकि कल को यही लोग तुम्हारे डिसीजंस में भी दखल देंगे। रिया ने सिर हिलाया, मैं सीखूंगी। फिर असली मोमेंट आया। मम्मी ने मेरे सामने कहा, बेटा माफ कर दे। पापा ने भी बहुत मुश्किल से कहा, मैंने तुम्हारे काम को छोटा कहा, वो मेरी गलती थी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। ये शब्द मेरे लिए बहुत बड़े थे, पर मैं चाहती तो उन्हें तड़पा सकती थी, मैं चाहती तो और प्रूव कर सकती थी, पर मुझे अब ये समझ आ चुका था, अगर मैं हमेशा लड़ाई ही लड़ती रहूंगी तो मेरे अंदर भी वही कठोरता आ जाएगी जो मेरे पेरेंट्स में थी। मैंने धीरे से कहा, मैं माफ करती हूँ। मम्मी ने रोते हुए कहा, पूरा? मैंने एक लंबी सांस ली। हाँ मम्मी, पूरा, क्योंकि मैं ये बोझ लेकर आगे नहीं चलना चाहती। पापा ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें पहली बार नरम थी। हम अब अलग तरीके से करेंगे, हम सच में कोशिश करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, कोशिश दिखनी चाहिए, सुनाई नहीं। उसके बाद जो दिन आए वो अलग थे। प्लानिंग का नया व्हाट्सएप ग्रुप बना, उसमें मैं थी, रिया थी, मेरे टीम के 2 लोग भी थे, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। मम्मी पापा भी थे, लेकिन अब टोन बदला हुआ था। पहले जो मैसेजेस आते थे, ये कर दे, वो कर दे, अब आते थे, दीदी क्या आप अप्रूव करोगी? पहले जो बातें होती थी उसको बताने की जरूरत नहीं, अब होती थी, दीदी को अपडेट कर दो। शादी वाले दिन सुबह मैं वेन्यू पर पहुंची। मैं साड़ी में थी, सिंपल पर कॉन्फिडेंट। मेरी टीम ऑलरेडी सेट थी, फ्लावर्स सही थे, केटरिंग टाइमली, लाइट्स परफेक्ट, हर चीज़ स्मूथ चल रही थी। रिया तैयार होकर बाहर आई, उसकी आंखें चमक रही थीं। वो मेरे पास आई और मेरे माथे पर हाथ रखा, जैसे छोटी बहन बड़ी बन गई हो। दीदी, उसने कहा, आज सब ठीक लग रहा है क्योंकि आप यहाँ हो। मैंने कहा, और क्योंकि अब झूठ नहीं है। मम्मी पापा भी आए। इस बार उनके कदम तेज नहीं थे, उनके चेहरे पर एक नया सा डर और सम्मान दोनों थे। उन्होंने मुझे देखा और पापा ने बहुत सीधे कहा, बेटा थैंक यू। मैंने सिर हिलाया, स्वागत है। शादी के दौरान रिश्तेदारों ने जब पूछा, इतना बड़ा इंतजाम किसने किया, तो मम्मी ने पहली बार गर्व से कहा, मेरी बड़ी बेटी ने, उसकी टीम ने और हम सबने मिलकर। पहले हमने गलती की थी, अब हम सुधार कर रहे हैं। कुछ लोग चौंके, कुछ ने आंखें घुमाईं, पर सच बाहर आ गया, और सच बाहर आते ही बहुत हल्का लगता है, चाहे लोग कुछ भी सोचें। फेरे के बाद जब रिया स्टेज पर आई तो उसने माइक लेकर बोला, आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी दीदी ने सिर्फ मेरी शादी का खर्च नहीं उठाया, उन्होंने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता, प्यार का मतलब सम्मान होता है। मेरी आंखें भर आईं, पर मैंने रोया नहीं, मैं बस मुस्कुरा दी, क्योंकि ये वही रिकग्निशन था जो मैं सालों से चाहती थी। पर अब मैं उस रिकग्निशन पर डिपेंडेंट नहीं थी। रात को सब कुछ खत्म होने के बाद मैं अकेले बाहर निकली। वेन्यू की लाइट्स दूर से चमक रही थीं, हवा में हल्की ठंड थी। मेरे फ़ोन पर पापा का मैसेज आया, बेटा आज हमें समझ आया कि हम कितने गलत थे, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। मैंने स्क्रीन देखी
और मन में एक बात साफ थी, मैंने उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन मैंने बाउंड्रीज भी रख दी हैं। मैंने रिप्लाई किया, मैंने माफ किया है पापा, पर अब सब कुछ रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी पर चलेगा। कुछ सेकंड बाद रिया का मैसेज आया, दीदी आप मेरी स्ट्रेंथ हो, थैंक यू। मैंने फ़ोन नीचे रखा और आसमान की तरफ देखा। उस रात मुझे पहली बार लगा कि जीत सिर्फ पैसा नहीं है, जीत वो है जब आप खुद को छोटा किए बिना रिश्तों को ठीक कर पाते हो। और हाँ, मैंने सच में पूरा माफ कर दिया, क्योंकि मैंने समझ लिया माफ़ी उन्हें हल्की नहीं करती, माफ़ी मुझे हल्का करती है। और जब आप हल्के हो जाते हो तब आप जिंदगी को साफ देख पाते हो। अब मेरे घर में एक नई शुरुआत थी, पुराने घमंड के साथ नहीं, नए नियमों के साथ। और इन नियमों का नाम था सम्मान, सच और सीमाएं।